नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? स्वागत है आपका पॉलिटी की जो रिवीजन क्लास है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण आयोग पढ़े थे। हमने जो पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस किया था, तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी आपके सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है, तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग और बोर्ड, ठीक है? उससे हमने शुरुआत करी थी। अब हम जो रिवीजन करने वाले हैं, वो भी हम उसी टॉपिक से करने वाले हैं, ठीक है? और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और इस उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी इस टॉपिक से जो है सीधा-सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है? वो इस क्लास में सारे कवर हो जाएँगे और इस क्लास से आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग और बोर्ड। इसके लिए मैंने थोड़ी-सी मेहनत करी है आपके लिए कि एक सारणी के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने एक जगह लिख ली सबकी एक साथ, ताकि तुलनात्मक रूप से जो है आपको याद हो जाए, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सीवीसी, और हमने जो क्लास ली थी उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ा था? सीवीसी ही पढ़ा था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसके बाद मैंने लिखा ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी। उसके बाद यूपीएससी, ठीक है? उसके बाद एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है? ये जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, ये 6 महत्वपूर्ण आयोग हैं। ये इस क्लास में हम कवर करेंगे, और जो वैसे तो इनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इनकी स्पेशल एक-एक क्लास अलग से मैंने ली है, ठीक है? लेकिन इसमें जो है अपन महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो केवल वो देखेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं सीवीसी की। अगर बात करें स्थापना की, तो सीवीसी की स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को, ठीक है? के संतानम समिति की सिफारिश पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को, ठीक है? के संतानम समिति के सिफारिश पर। और उस समय ये क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। क्या था? एक सदस्यीय आयोग। और 2003 में इसको क्या दे दिया गया? वैधानिक दर्जा दे दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय आयोग, ठीक है? उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है? आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। उसकी धारा थी 12(1), ठीक है? धारा 12(1) के अनुसार क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी केंद्रीय सूचना आयोग की 12 अक्टूबर 2005 को, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, ठीक है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फिर है यूपीएससी। देखो, यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रॉस बारकर को। किसको बनाया गया था? रॉस बारकर को। इसका जो प्रावधान किया गया था, वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है? और किसको बनाया गया था अध्यक्ष? रॉस बारकर को, 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है? इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। कैसे हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993, संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? वैधानिक है, ठीक है? सांविधिक है। मैंने बताया था प्रकृति 3 प्रकार की होती है: संवैधानिक, वैधानिक और गैर संवैधानिक, ठीक है? जो संविधान से परे है, जो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसके आदेश से गठित किए जाते हैं, वो संवैधानिक है। वो ना तो संवैधानिक है, ना वैधानिक है, ठीक है? और प्रकृति का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का पूछा जाता है हर बार, तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये सारणी आपको ऐसे कैसे याद करके जानी है, आपका एक प्रश्न पक्का है, ठीक है? उसके बाद सीवीसी की प्रकृति की अगर हम बात करें, तो सीवीसी की प्रकृति कैसी है? वैधानिक, ठीक है? 2003 में एक अधिनियम लाया गया, और उसके तहत इसको क्या इसकी प्रकृति कैसे कर दी गई? वैधानिक। जब इसका गठन किया गया था, तब ये ना तो संवैधानिक थी और ना ही वैधानिक। 2003 में इसकी प्रकृति कैसी हुई? वैधानिक। और यहाँ इसको क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय आयोग। पहले क्या था? ये एक सदस्यीय आयोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सीवीसी की स्थापना के समय वह कैसा आयोग था? एक सदस्य, बहुसदस्य, या 3 सदस्य, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? स्थापना के समय एक सदस्य था, और उसके बाद क्या बन गया? बहुसदस्य। उसके बाद अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, तो उसकी प्रकृति कैसी है? संवैधानिक। क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या किया गया? इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है? इतना याद हो गया। उसके बाद में
जो CIC है, केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है वैधानिक, ठीक है, क्योंकि इसको एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था, ठीक है। RTI 1/2005, यहाँ तक समझ में आ गया। यूपीएससी की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक। क्यों है? अनुच्छेद 315 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ठीक है। और NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मैंने समझा ही दिया था, इसकी प्रकृति कैसी है? वैधानिक है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से इसका गठन किया गया था। अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें संरचना की, ठीक है, तो CVC की संरचना कैसी है? 1+2। अभी हमने पढ़ा था बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? वैधानिक है। और बहुसदस्यीय आयोग है, उसकी संरचना के एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर हम स्थापना संरचना की अगर हम बात करें, तो इसमें एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और उसके बाद में इसमें उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, जितना राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उतने क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त होंगे। यह आपने देखा भी होगा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग था उसकी प्रकृति 1989 तक क्या थी? एक सदस्य थी, और उसके बाद में 1989 में क्या किया गया? बहुसदस्यीय कर दिया गया, और वापस से 1990 में क्या कर दिया गया? इसको बहुसदस्यीय कर दिया गया। फिर एक 1990 में क्या कर दिया गया? एक सदस्य, और 1993 में क्या कर दिया गया? बहुसदस्यीय, ठीक है। TN सेशन वाली मैंने कहानी सुनाई थी आपको जब ये भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ाया था, तो उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में CIC की अगर हम बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 1+10। कितने होते हैं? 1+10, RTI 1/2005 की धारा 12(2) के अनुसार, ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली केंद्रीय सूचना आयोग से धाराओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने धारा को जो है ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपके ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना तो याद रख लेना कि संरचना का जो उल्लेख किया गया है वो धारा 12(2) में किया गया है, ठीक है। उसके बाद में यूपीएससी की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और उतने सदस्य होते हैं जितने कि राष्ट्रपति निर्धारित करे, ठीक है। कहाँ पर होता है? यूपीएससी में। कितने कितने सदस्य होते हैं यूपीएससी में? वर्तमान में 1+10 है, ठीक है। योग्यता का जो है उल्लेख किया नहीं गया है संविधान में, योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है यूपीएससी के, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं NHRC, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना जो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जब मैंने आपको पढ़ाया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्लास में करवाया था, तब मैंने इसको डिटेल से करवाया था, तो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर संरचना की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, जो क्या कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या क्या होगा? न्यायाधीश होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद सदस्य, सदस्य कौन होगा? उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा सदस्य, एक अध्यक्ष, दूसरा सदस्य। पहला जो अध्यक्ष होगा वो तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा। फिर दूसरा सदस्य कौन होगा? उच्चतम न्यायालय में कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद में तीसरे सदस्य की अगर हम बात करें, तीसरा सदस्य कौन होगा? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 3 सदस्यों की बात हमने कर ली। अब 3 अन्य सदस्य कौन होंगे उनकी बात कर लेते हैं। 3 अन्य सदस्य कौन होंगे? मानवाधिकारों के ज्ञाता, ठीक है। इनमें कम से कम क्या होनी चाहिए? एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। 3 सदस्य वो हो गए, 3 ये हो गए। अब उसके बाद देखो कुछ पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? एक तो पदेन सदस्यों में अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग आयोग, ठीक है, ये अभी जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना समझ में आ गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। 3 सदस्य मैंने पहले बताए थे, उसके बाद 3 अन्य सदस्य बताए जिनमें एक महिला होनी चाहिए, उसके बाद में यह पदेन सदस्य बताए, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद में संरचना की बात हो गई। संरचना के बाद हम देखते हैं नियुक्ति, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, सबसे पहले सीवीसी। सीवीसी में नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सीवीसी में मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके आधार पे? एक चयन समिति के सिफारिश के आधार पे। अब इसमें चयन समिति में कौन कौन होता है वो देखो, कौन कौन होता है। तो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है एक तो, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। और तीसरा कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। अब सारणी बनाने से ये फायदा है, देखो सीवीसी में चयन समिति में कौन कौन होता है? पीएम होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अब एक चीज और देखो, जो सीआईसी होती है, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है,
इसमें भी कौन होता है, एक पीएम होता है चयन समिति में, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है सीवीसी की नियुक्ति बराबर सीआईसी। ठीक है, सीवीसी की चयन समिति बराबर सीआईसी की चयन समिति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जहाँ 3 लोग जो यहाँ पर हैं वही 3 लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तुलनात्मक रूप से याद रखोगे, याद रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नियुक्ति की। सीवीसी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके आधार पे, चयन समिति के आधार पे, जिसमें कौन कौन होता है, एक तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और दूसरा कौन होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। याद रह जाएगा इतना। उसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग में नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो यहाँ भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वर्तमान में 1+2 है सदस्य, कौन है वर्तमान में, 1+2 है सीआईसी में। फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। योग्यता का जो उल्लेख है, योग्यता की अगर हम बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कथन में आपसे गलत करवाया जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया है, जबकि नहीं किया गया है। ठीक है, क्या क्या याद करना है, भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में बहुसदस्य ही है, 1+2 है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद सीआईसी की अगर नियुक्ति की अगर हम बात करें तो सीआईसी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसके आधार पे, एक चयन समिति के आधार पे। और चयन समिति में कौन होगा, जो सीवीसी में थे। आपको ध्यान रखना है, जो सीवीसी में थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग में चयन समिति में जो सदस्य थे, वही सदस्य कहाँ पर हैं, सीआईसी की चयन समिति में है। एक तो प्रधानमंत्री है, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता है, और दूसरा कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, उसके बाद में नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं तो यूपीएससी में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद एनएचआरसी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चयन समिति में कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है चयन समिति में। ठीक है, एनएचआरसी में कौन कौन होता है, एक तो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष होता है, और ध्यान रखना लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा का उपसभापति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, और एक कौन होगा, पीएम होगा, और एक कौन होगा, गृह मंत्री। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक है, तो सीवीसी का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तुलनात्मक रूप से। सीवीसी का 4 वर्ष होता है। ठीक है, ईसीआई का कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो भी उसको हटा देंगे। ठीक है, और 6 वर्ष पूरे हो गए तो भी उसको हटा देंगे। उसके बाद में जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी जो कार्यकाल है उसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। पहले पहले इसमें जो कार्यकाल था, जो केंद्रीय सूचना आयुक्त थे उनका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु था, लेकिन वर्तमान में 3 वर्ष है। क्यों है वर्तमान में 3 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में जो है केंद्र सरकार तय करती है 2019 के संशोधन के बाद में, और वर्तमान में कितना है कार्यकाल, 3 वर्ष। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष है। सीवीसी का कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष है। और भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो लगभग जो देखो यूपीएससी का है, यूपीएससी का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, संवैधानिक है। तो जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उनमें लगभग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु क्या है, कार्यकाल है। तो इससे तुका भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में बात किसकी कर रहे हैं, एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें भी 2019 के संशोधन के बाद से केंद्र सरकार तय करती है, और कितना है कार्यकाल, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, कितना है कार्यकाल, 3 वर्ष या 70 वर्ष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीवीसी का कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, ये किसका कार्यकाल है, सीवीसी का कार्यकाल है। ठीक है, उसके बाद में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। उसके बाद में जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है उसका कौन तय करेगा, सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी, उसने 3 वर्ष तय कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। उसके बाद जो अपना एनएचआरसी है उसका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ये तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान रखना है, आपके एक दिमाग में इमेज बननी चाहिए तुलनात्मक रूप से। ठीक है, आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इनको जचा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कार्यकाल की बात हो गई। अब बात करते हैं
कि जो यूपीएससी है उसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान जो है नहीं किया गया है। यूपीएससी में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें जो अध्यक्ष है वो कहीं भी नियुक्त नहीं होगा, लेकिन जो सदस्य हैं वो क्या बन सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब उनका प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं हो सकता, ठीक है। और एनएचआरसी में भी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। एनएचआरसी में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद में सीआईसी में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वेतन की, ठीक है। तो सीवीसी का जो वेतन है वो संसद के द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित होता है। यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्यों के बराबर होता है, ठीक है। सीवीसी का जो वेतन होता है वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उनका जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। कितना होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। यहाँ यूपीएससी के समान, यहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। फिर सीआईसी की अगर हम बात करें तो यहाँ कौन तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। कौन तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। कब से, 2019 से, संशोधन होने के बाद में 2019 से कौन तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। उसके बाद यूपीएससी, तो यूपीएससी का जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है। किस पर भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। और सीवीसी का जो वेतन होता है वो यूपीएससी के सदस्यों के अध्यक्ष और सदस्यों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। और यूपीएससी का कार्यकाल कहाँ होता है, संचित निधि पर भारित होता है। और एनएचआरसी की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, लेकिन इसमें जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। एक बार नियुक्ति के समय जो वो वेतन है उसके बाद उसको जो है बीच में कम या कम नहीं कर सकती, ज़्यादा कर सकती है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इतना ध्यान रहेगा, वेतन ध्यान रहेगा। सीवीसी का यूपीएससी के समान, जो भारतीय निर्वाचन आयोग उसका उच्चतम न्यायालय के समान। और सीआईसी का किसके समान है, सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी। और यूपीएससी का संचित निधि पर भारित है। और उसके बाद एनएचआरसी जो है वो क्या है, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार तय करेगी इसका वेतन कितना होगा। उसके बाद देखिए पद मुक्ति, इनको हटाएगा कौन, ठीक है, हटाने का तरीका और हटाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो पद मुक्ति कौन करेगा, सीवीसी में राष्ट्रपति हटाएगा। कैसे हटाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था डिटेल से। सीवीसी में कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। किसके आधार पे, सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति के आधार पे। आधार क्या होंगे, ये 5 आधार आपको ध्यान रखने, ठीक है। सीवीसी में मुख्य सतर्कता आयुक्त को हटाने के आधार क्या है, ठीक है। तो पहला तो है दिवालिया, दिवालिया हो जाए, या फिर मानसिक विकृत हो जाए, पागल वागल हो जाए, अपराध में दोष सिद्ध पाया जाए, किसी अपराध में वो दोष सिद्ध पाया गया है, या फिर असक्षमता, कार्य करने की उसकी जो है क्षमता नहीं रही शरीर में मानसिक रूप से। फिर लाभ का पद, ये 5 बातें आपको याद रखनी, मानसिक विकृति, अपराध में दोष सिद्धि, असक्षमता और लाभ का पद, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने सीवीसी की। अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कौन हटाता है। कौन हटाता है, वही राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। आपने एक बात नोटिस करी, सब में राष्ट्रपति है, ठीक है। सबको कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। तो आधार क्या है भारतीय निर्वाचन आयोग में, जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने का आधार क्या है, तो 2 आधार है, असक्षमता और कदाचार, ठीक है। सीवीसी में 5 आधार थे, निर्वाचन आयोग में 2 आधार हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीआईसी के, केंद्रीय सूचना आयोग की, जिसमें कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाएगा। आधार क्या क्या रहेंगे, एक तो सिद्ध कदाचार, दूसरा असमर्थ, ठीक है, या तो कदाचार सिद्ध हो जाए या फिर क्या हो, असमर्थ हो, कार्य करने में क्या हो, असक्षम हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन हटाएगा, केंद्रीय सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति हटाएगा। उसके बाद में यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक आधार है, कदाचार, क्या है, कदाचार, ठीक है। सीवीसी में 5 आधार थे, सीआईसी में 2 आधार है, ठीक है। और यहाँ पर भी सीआईसी में भी क्या है, केवल 2 आधार है। यूपीएससी में केवल एक आधार है, कदाचार। आप कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि यूपीएससी के सदस्यों को कदाचार या असक्षमता या फिर असमर्था के आधार पर हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ, केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर एनएचआरसी की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उनके सदस्यों को कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। आधार क्या रहता है उनका, कदाचार और असक्षमता, क्या है, कदाचार और असक्षमता, ये तो 2 आधार हैं, इन पे हटा सकता है। इसके अलावा 5 आधार ऐसे हैं जिन पे बिना किसी जांच रिपोर्ट के आधार पे वो जो है हटा सकता है सदस्यों को। वो 5 आधार कौन कौन से हैं, दिवालिया हो जाए सीवीसी वाले, ठीक है, कार्य क्षेत्र से बाहर कोई रोजगार लाभ का पद हासिल कर ले, ठीक है, मानसिक या शारीरिक असक्षम हो जाए, पागल हो जाए, या क्या हो जाए, अपराध में दोष सिद्धि पाया जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या नोटिस किया कि जो सीवीसी है और एनएचआरसी है उसको हटाने का आधार सेम है, 5 आधार है।
फिर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके 2 आधार हैं, असक्षमता और कदाचार। वैसे ही जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है उसके भी 2 ही आधार हैं, सेम है इन दोनों के, सीवीसी के एनएचआरसी के सेम है। एक यूपीएससी का ध्यान रखना है आपको, केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, केवल कदाचार, ये बात ध्यान रखनी है किसमें, यूपीएससी में। बाकी दोनों में ध्यान रख जाएगा, सीवीसी और एनएचआरसी में 5 आधार हैं, ईसीआई और सीआईसी में क्या है 2 आधार हैं, और यूपीएससी में 1 आधार हटाने का, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं हटाने की रीति, ठीक है। तो सीवीसी के सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान, वेतन भी तो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान ले रहे हैं ना भाई साहब, तो इसलिए हटाने का तरीका भी क्या होगा, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान ही होगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ठीक है। और वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन ले रहे हो तो उच्चतम न्यायाधीश के समान ही हटाया जाएगा, वही रीति अपनाई जाएगी, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या दोनों बातें याद कर लो ना सीवीसी के एक साथ, कि वेतन भी उस तरीके से मिल रहा है, इसमें भी वेतन न्यायाधीश के समान था, इसमें यूपीएससी के समान था, तो हटाने का तरीका इसमें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान है और इसमें उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष के समान है, ठीक है। इतनी बातें याद होगी, दोनों में ये समानता है, ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पक्का प्रश्न आता है, पक्का, ठीक है। उसके बाद में वार्षिक रिपोर्ट, तो सीवीसी किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग भी किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, ठीक है, जो आगे चल के किसके सामने पेश किया जाता है, संसद के सामने, ठीक है। उसके बाद सीआईसी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग, ये किसको सौंपती है, केंद्र सरकार को, ये ध्यान रखना है। सीवीसी राष्ट्रपति को सौंप रही है लेकिन सीआईसी किसको सौंप रही है, केंद्र सरकार को, ठीक है, किसको सौंप रही है, केंद्र सरकार को। यूपीएससी किसको सौंपता है अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रपति को। और एनएचआरसी भी किसको सौंपती है, केंद्र सरकार को, किसको सौंपती है, केंद्र सरकार को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई 2019 के संशोधन के बाद से वेतन कौन निर्धारित कर रहा है, सीआईसी का, एनएचआरसी का, केंद्र सरकार, ठीक है। उनका कार्यकाल कौन निर्धारित कर रहा है, केंद्र सरकार। तो भाई अपनी रिपोर्ट भी किसको सौंपेंगे, केंद्र सरकार को, सीधी सी बात है। तीनों चीज़ें एक साथ याद रखनी है, सीआईसी और एनएचआरसी में, तीनों में एक साथ कैसे याद रखोगे भाई, जैसे जब से 2019 का संशोधन हुआ है सारे काम कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। तो कोई भी आंसर आए आप तो केंद्र सरकार करके आ जाना, ठीक है, उसका सही निकलेगा, किसका, सीआईसी का और एनएचआरसी का। रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को, ठीक है, कार्यकाल भी केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है, वेतन भी कौन निर्धारित कर रहा है, केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये तीनों में आपको समानता ध्यान रखनी है। अब इस तरीके से याद करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। अब है प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो निट्टूर, सीवीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, निट्टूर श्रीनिवास। कौन व्यक्ति था, निट्टूर श्रीनिवास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, निट्टूर श्रीनिवास, ध्यान रह जाएगा। उसके बाद में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, सुकुमार सेन। कौन है प्रथम अध्यक्ष, सुकुमार सेन। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है, वजाहत हबीबुल्ला, वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना कौन दे सकता है, बुल्ला हबीबुल्ला ही देगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना इसको कैसे भी करके, ऐसे प्रश्न जो है वो प्रथम अध्यक्ष सबके पूछ रहे हैं आयोगों से, फिक्स है प्रश्न, इस सारणी के बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है, प्रथम कौन है, कार्यकाल कितना है, वेतन क्या है, रिपोर्ट किसको सौंपता है, गठन कब किया गया, संरचना क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, भले ही आप पीवाईक्यू देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर यूपीएससी की। यूपीएससी का गठन कब किया गया, 1 अक्टूबर 1926 को। अध्यक्ष किसको बनाया गया, सर रोस बारकर को, ठीक है। ये कौन थे, ब्रिटिश थे, लेकिन पहले भारतीय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एच के कृपलानी, 1947 में बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय पूछे तो एच के कृपलानी, और ऐसे पूछे कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रोस बारकर, 1 अक्टूबर 1926, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, भारतीय नाम आते ही प्रश्न में जो है आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनएचआरसी की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। कौन थे, श्री रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। अब ध्यान रखना है इसको, प्रथम अध्यक्ष कौन किसका क्या था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात कर रहे हैं वर्तमान में, वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो ये आप एक बार फिर चेक कर लेना, ठीक है, जहाँ तक मैंने संभव था सब सही है, ठीक है। तो सीवीसी का कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, इसको पीके श्रीवास्तव भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार आप पढ़ के गए पीके श्रीवास्तव, वहाँ एग्जाम में आ गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अब आप पीके ढूंढ रहे हो, ठीक है, और आपको मिल नहीं रहा, तो ये ध्यान रखना पूरा नाम तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है
और शॉर्ट में इसको पीके श्रीवास्तव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईसीआई का, भारतीय निर्वाचन आयोग का कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसको और अपडेट कर लेना करंट में, ठीक है। उसके बाद में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसमें सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? केवीके सुंदरम का। किसका रहा है? केवीके सुंदरम का, ठीक है। जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो तो मैंने सारे ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। तो वो तो आपके गलत होना नहीं है अगर रिपीट होते हैं तो, और एक्स्ट्रा भी आपके गलत नहीं होंगे, इस सारणी से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसको ढंग से याद करके जाना है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? केवीके सुंदरम का, ठीक है। उसके बाद सीआईसी की अगर हम बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग कौन है वर्तमान में? आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया। उसके बाद यूपीएससी का, यूपीएससी का कौन है? अजय कुमार। यह भी बने, कौन है? अजय कुमार वर्तमान अध्यक्ष है यूपीएससी के। फिर एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी आर रामास्वामी। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। अब ये बातें आपको ध्यान रह जाएंगी, अगर इतना ध्यान रह गया तो गारंटी इसमें से प्रश्न जो आपका गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं अपन योग्यता की, ठीक है। पुनर्नियुक्ति की हम पहले बात कर चुके हैं, अब योग्यता की बात करते हैं। सीवीसी का संविधान में उल्लेख नहीं है क्योंकि वो तो वैधानिक है, संविधान में कहाँ से उल्लेख होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ईसीआई का, ईसीआई का जो योग्यता है, ईसीआई की मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, उनके सदस्यों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भारतीय निर्वाचन आयोग की? विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। यह शब्द ध्यान रखना, विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, ठीक है। समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति। इसको क्या बनाया जाएगा? जो प्रसिद्ध व्यक्ति है इन सब का अनुभव रखने वाला, उसको क्या बनाया जाएगा? कि भारतीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रख लो। फिर इसमें कुछ अयोग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक अयोग्यता भी लिख दी है क्योंकि दी हुई थी। एक तो ये एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है ये लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, दूसरी योग्यता। पहली योग्यता एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए। दूसरी अयोग्यता क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग का सदस्य नहीं बनने की। कौन सी योग्यता है? ठीक है, एमपी एमएलए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरी क्या है? राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इतनी बातें याद रह जाएंगी। उसके बाद कारोबार और व्यवसाय में संलिग्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या देखा है? ईसीआई भारतीय निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। उसका क्या है? यूपीएससी की जो योग्यता है वही क्या है? इनकी योग्यता है, और इनकी योग्यता का जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। वैसे उनको 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए सरकारी सेवा में, वो आप अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है, यूपीएससी का भी नहीं है, तो फिर सीआईसी का भी नहीं है, ठीक है। जो योग्यता यूपीएससी वाली है वो इनकी है, और इनका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में ये हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं आयोगों को, ठीक है। छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इस वीडियो से आपके जो है 1% पक्का आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू आप भले पीवाईक्यू देख लेना, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कार्यकाल क्या है, वेतन कितना है, कौन डिसाइड करता है, रिपोर्ट किसको देता है, योग्यता का उल्लेख है या नहीं है संविधान में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इस सारणी को ढंग से रट्टा मार के जाना है, ठीक है। यहाँ से 1% तो पक्का आएगा, ठीक है। बाकी आप सब लोग जो है, एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है तो टाइम कम है, ज़्यादा डिस्कस कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो जितना संभव है मैंने आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया है, और यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। पीवाईक्यू वाली जो क्लास है, जो पोस्टमार्टम वाली क्लास है, वो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो अभी जो है लास्ट टाइम है क्लास का, ठीक है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम नज़दीक है आपका, तो एग्ज़ाम का उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ लिया था वो तो पढ़ लिया आपने, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया तो पेपर बिगड़ सकता है, ठीक है। और दूसरा, अगर स्वास्थ्य सही होगा तो दिमाग सही से काम करेगा, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे, ठीक है। तो इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम की शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।